हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन के बारे में। फर्दर इसमें डिस्कस करेंगे कि अदानी ग्रुप फिलहाल जो लीगल इश्यूज फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यूएस, उसकी वजह से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया का टारगेट है कि जो भी हमारी एनर्जी नीड्स हैं उनका 50% सोर्स करना फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। कब तक? बाय द एंड ऑफ 2032। और यहाँ पे अदानी ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, लेकिन क्योंकि अब अदानी ग्रुप चैलेंजेस फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ सम लीगल इश्यूज, तो आइए देखते हैं कि इसकी वजह से मार्केट डायनामिक्स में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट फॉर 2032? इंडिया का पर्पस है कि जो भी हमारी एनर्जी की ज़रूरतें हैं उनका 50% निकालना फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज से हम जनरेट करेंगे अपनी 50% तक की एनर्जी नीड्स। इसको अगर हम डेटा में देखेंगे फिगर में, तो 500 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये आएगा। ठीक है, और ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्बैटिंग द क्लाइमेट चेंज, और जो भी हमारा रिलायंस है ऑन फॉसिल फ्यूल्स, अगर हमें वो रिड्यूस करना है तो राइट। याद रखिएगा, इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का। फर्स्ट टू कौन से हैं? चाइना एंड यूएसए। ठीक है, चाइना यूएसए के बाद थर्ड नंबर पे इंडिया आता है इन टर्म्स ऑफ एमिटिंग द ग्रीन हाउस गैसेस। और हमने सेट किया था ये टारगेट टू अचीव द नेट जीरो कार्बन एमिशन, इसके अलावा बाय द एंड ऑफ 2070, यानी कि 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करना होगा। इंडिया में इसके अलावा दुनिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क भी है, विच इज दैट इज द भदला सोलर पार्क, और इसकी कैपेसिटी है 2245 मेगावाट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को कौन सी दो कंट्रीज ने फाउंड किया था? इंडिया और फ्रांस ने। ये भी इंडिया के अंदर लाई करता है, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। पर्पस क्या था? सोलर एनर्जी को प्रमोट करना ग्लोबल लेवल पे, राइट। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करें, तो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में, यानी कि कितनी इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, इस मामले में हम 4th पोजीशन पे आते हैं। फर्स्ट 3 हैं चाइना, यूएसए एंड जर्मनी। ठीक है, तो ये ओवरऑल करंट सिचुएशन है इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी का। द नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, हाउ इज अदानी ग्रुप्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी? क्या इनका कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में? तो अदानी ग्रुप का प्लान है कि वो 50 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे बाय द एंड ऑफ 2030। ओके, और करेंटली अगर हम देखें तो ये वैल्यू सिर्फ 11 गीगावाट है। तो इनका टारगेट है कि 2030, यानी कि अगले 5 से 6 सालों में इस वैल्यू को ये 50 तक पहुंचाएंगे। और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये लगभग 10% फीचर करेगा टू द इंडियाज रिन्यूएबल कैपेसिटी। ठीक है, तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कंट्री के क्लीन एनर्जी लैंडस्केप में। थोड़ा सा अगर अदानी ग्रुप की हिस्ट्री देखेंगे तो ये फाउंड किया गया था 1988 में एज अ कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस, और इस कंपनी का नाम इनके फाउंडर गौतम अदानी जी के ऊपर रखा गया है। ठीक है, अदानी ग्रीन एनर्जी इसके अलावा वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज है इंडिया की, और इनका पर्पस है नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करना। इसके अलावा इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल एनर्जी का ग्लोबल लेवल पे, हमने पीछे बात करी। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज व्हाट लीगल चैलेंजेस इज द अदानी ग्रुप फेसिंग? तो करेंटली ये फेस कर रहे हैं एक इंडिक्टमेंट बाय द यूएस प्रोसिक्यूटर्स करप्शन की वजह से। ठीक है, इनके ऊपर ब्राइबरी के एक्यूजेशंस लग गए हैं रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन, और ये जो लीगल चैलेंजेस हैं इसकी वजह से अदानी ग्रुप का जो इंटरनेशनल फंडिंग है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड हो सकता है। साथ ही जो इनकी ओवरऑल रेप्यूटेशन है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा हार्म हो जाएगी, राइट। तो ये ग्रुप जो है, इनका पोर्ट ऑपरेशंस आर अमंग द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये 200 मिलियन टन्स एनुअली हैंडल करते हैं। और ये ग्रुप जो है, इन्होंने अपने आप को डिफरेंट सेक्टर्स में भी डाइवर्सिफाई किया है, लाइक डिफेंस, एयरपोर्ट मैनेजमेंट एंड डेटा सेंटर्स बियॉन्ड एनर्जी, राइट। और गौतम अदानी, ब्रीफली अगर हम बात करें तो ही बिकेम द एशियाज रिचेस्ट पर्सन 2021 में, जिससे कि इनकी कंपनी का रैपिड ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट ये रिफ्लेक्ट करता है, राइट। अच्छा, एक चीज़ आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मिस्टर अदानी इंडिया के हैं और अदानी ग्रुप एक इंडियन कंपनी है, तो यहाँ पे यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने क्यों इंटरप्ट किया है, इन्होंने क्यों इंडिक्टमेंट किया है इनका? तो रीज़न ये है कि इन्होंने जो शेयर लिया, यानी कि जो इनके पास पैसा या फंडिंग आता है, वो इनके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, और वो फॉरेन इन्वेस्टर्स यूएस से भी हो सकते हैं या अदर कंट्रीज से भी हो सकते हैं। यही रीज़न है कि यूएस ने यहाँ पे
इंटरफियर किया है, ठीक है। Now the next question is how has the Adani Group situation affected its financial standing? तो ये लीगल ट्रबल सारा देखते हुए मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने नेगेटिव आउटलुक दिया है अदानी ग्रुप कंपनीज को, जिसकी वजह से इनका जो $600 मिलियन डॉलर्स का बॉन्ड ऑफरिंग था वो भी कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो ये सिचुएशन सजेस्ट करती है कि इनकी नई फाइनेंसिंग में हमें एक पोटेंशियल स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से इस ग्रुप की जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हिंडर होगी टू एग्जीक्यूट देयर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, ओके। तो ये पूरी ओवरऑल फिलहाल सिचुएशन है अदानी ग्रुप की, क्योंकि इनकी ओवरऑल जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा हार्म हो चुकी है। जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं लाइक मूडीज़ एंड S&P, उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहता है मार्केट परसेप्शंस और बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर। और बॉन्ड मार्केट को ऑफन ऐसे देखा जाता है कि इट इज़ सीन एज अ बैरोमीटर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ में। निगेटिव क्रेडिट रेटिंग्स अगर किसी को मिलती हैं तो उसकी वजह से उस कंपनी की इंक्रीज्ड बोरोइंग कॉस्ट हो सकती है और कंपनी के जो फाइनेंसेस हैं वो स्ट्रेन में आ सकते हैं, ठीक है। तो अदानी ग्रुप ने इसके पहले भी स्क्रूटनी फेस की है और ट्रांसपेरेंसी को लेके, इसके अलावा अपने यहाँ पे ब्राइबरी को लेके काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से इनके ऊपर अब कंसर्न्स रेज हो रहे हैं अमंग द इन्वेस्टर्स एंड रेगुलेटर्स, ठीक है। तो ये अदानी ग्रुप का सिचुएशन है जो कि इनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। नाउ व्हाट आर द ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियाज़ क्लीन एनर्जी सेक्टर? तो इनके ये जो चैलेंजेस हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे डेफिनेटली इनके कॉम्पिटिटर्स को, जैसे कि टाटा पावर हो गई, रिन्यू पावर हो गई, और वो यहाँ पे कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो स्टेट लेवल रेगुलेशंस अभी भी हर्डल में हैं और डिस्पाइट द चैलेंजेस जो रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड है इट कंटिन्यूज टू आउटपेस सप्लाई इन इंडिया, राइट। तो ये ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस हो गए इंडिया के क्लीन एनर्जी सेक्टर में। जाहिर सी बात है क्योंकि इनकी रेपुटेशन खराब हो रही है तो जो भी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। टाटा पावर की बात करें तो ये वन ऑफ द इंडियाज़ ओल्डेस्ट इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनीज़ है, जिसको कि 1911 में फाउंड किया गया था। इसके अलावा रिन्यू पावर इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी बन गई थी 2020 में, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कंसर्न्स रिगार्डिंग द टेंडरिंग प्रोसेस इन रिन्यूएबल एनर्जी? इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो टेंडरिंग प्रोसेसेस हैं इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है इनके मैसी बिहेवियर के लिए, साथ ही लिमिटिंग कंपटीशन के लिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि इसकी वजह से कंपटीशन कहीं ना कहीं लिमिट हो जाता है और इस वजह से जो पावर कॉस्ट है फिर वो हाई हो जाती है। तो एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे आर्ग्यू किया है कि एक क्लीन टेंडरिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है अगर हमें रिस्क को रिड्यूस करना है फॉर डेवलपर्स एंड इन्वेस्टर्स, तो ठीक है। तो ये सारे कंसर्न्स हो गए। तो ये पूरा टॉपिक था आज का, और लास्ट में आइए हम कुछ यूपीएससी क्वेश्चंस देखते हैं क्या आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। द फर्स्ट वन इज क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ लीगल चैलेंजेस ऑन इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी गोल। Second is explain how the Adani Group's financial situation reflect the broader trends in the renewable energy sector. Comment on the effectiveness of India's regulatory framework in promoting the clean energy, with suitable examples underline the role of private players in India's energy transition. And last one is what are the implications of international financing on domestic renewable projects in India. तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रही हूँ कि आप क्या क्या कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस में। द फर्स्ट वन इज क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ लीगल चैलेंजेस और इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी गोल। तो लीगल चैलेंजेस की वजह से जो भी इनकी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है उसमें हमें डिले देखने को मिल सकता है और वो अब टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और इससे जो इंडिया की कैपेसिटी एक्सपेंशन टारगेट्स हैं वो कहीं ना कहीं हिंडर होते दिखाई देंगे। ऑब्वियसली इसकी वजह से इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी कम होगा या डिक्रीज होगा, रिजल्टिंग इन अ कॉशियस अप्रोच टू फंडिंग द रिन्यूएबल प्रोजेक्ट। और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स यहाँ पे प्रॉम्प्ट हो सकते हैं जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन्हांस हो सके इस सेक्टर में। कॉम्पिटिटर्स जैसे कि हमने बात करी कि वो मार्केट शेयर गेन करेंगे, डाइवर्सिफाइंग द एनर्जी लैंडस्केप, ठीक है। तो आप इन सारे पॉइंट्स का यूज़ करके अपना आंसर क्रिएट कर सकते हैं। Now the second one is explain how the Adani Group's financial situation reflects the broader trends in the renewable energy sector. तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में स्क्रूटनी बढ़ती जा रही है, इट मार्क्स द नीड फॉर एथिकल प्रैक्टिसेस इन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे जो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट है टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, ये जो शिफ्ट हम देख रहे हैं, इट में लीड टू अ री इवेल्युएशन ऑफ फंडिंग प्रायोरिटीज इन द सेक्टर। ये जो सिचुएशन है ये इलस्ट्रेट करती है कि ग्लोबल मार्केट कंडीशन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है लोकल फर्म्स के ऊपर, और ये चीज़ कहीं ना कहीं फोकस करती है कि इंटरकनेक्टेडनेस क्या है रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में, ठीक है।
इसके अलावा emergence of stronger competitors is likely as firms adapt to changing market dynamics, क्योंकि फर्म जो है इसकी रेपुटेशन खराब हुई है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटिटर्स जनरेट हो सकते हैं अदानी ग्रुप के लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन वॉज कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडियाज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन प्रमोटिंग द क्लीन एनर्जी। रेगुलेटरी हर्डल्स की वजह से प्रोजेक्ट अप्रूवल अब स्लो डाउन हो सकते हैं, इससे इनकी टाइमली कैपेसिटी एडिशंस इफेक्ट होंगी। इसके लिए क्लियरर गाइडलाइंस और सपोर्ट मैकेनिज्म की ज़रूरत है अगर हमें इनकरेज करना है एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसके अलावा स्टेट लेवल वेरिएशंस की वजह से इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिल सकती है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, जो कि डेफिनेटली एक तरह का अनसर्टेन बिहेवियर या इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा इन्वेस्टर्स के लिए। और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने की ज़रूरत है सो दैट इन्वेस्टर ट्रस्ट इन्हांस हो सके और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी अट्रैक्ट कर सकें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को स्केल अप करना चाहते हैं तो, राइट। असल में ये जो रेगुलेटरी डिलेज हैं इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो इंक्रीज हो सकती है बाय अप टू 30%, और कंट्रीज़ जिनके पास क्लियर रिन्यूएबल पॉलिसीज़ हैं वो 50% मोर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती हैं। इसके अलावा इनकन्सिस्टेंट स्टेट पॉलिसीज़ कैन डेटर द इन्वेस्टर्स बाय 60%। ट्रांसपेरेंसी की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल्स बूस्ट होगा बाय 40%, और अगर आप स्ट्रीमलाइन अप्रूवल करते हैं तो ये प्रोजेक्ट टाइमलाइन को रिड्यूस कर सकता है बाय अप टू 50%, ठीक है। The next question was with suitable examples underline the role of private players in India's energy transition। तो हमारी जो प्राइवेट फर्म्स हैं जैसे कि टाटा पावर, वो अपने रिन्यूएबल कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रही हैं, contributing to the overall growth of the sector। International investment from firms like Total Energies ये illustrate कर रही हैं collaborative potential को in between the public and the private sectors। इनोवेशन जो कि ड्राइव हो रहा है बाय द प्राइवेट प्लेयर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एडवांसिंग द रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज एंड अगर आपको कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो इससे जो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज वो भी लो एनर्जी कॉस्ट को लीड करेंगे फॉर द कंज्यूमर्स, और इससे जो रिन्यूएबल एनर्जी है हमारी वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगी, ठीक है। तो आप इन सारे पॉइंट्स का यूज़ करके अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। एंड नाउ द लास्ट इज what are the implications of international financing on domestic renewable projects in India? तो access to large capital pools for the project, increased scrutiny on corporate governance from international investors, ये लीड करेगा हाई स्टैंडर्ड्स को इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके अलावा पोटेंशियल वोलेटिलिटी ड्यू टू ग्लोबल मार्केट शिफ्ट, इसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है फंडिंग सोर्सेज फॉर डोमेस्टिक प्रोजेक्ट की वो इम्पैक्टेड होगा। इंकरेजमेंट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, इससे ओवरऑल क्वालिटी इन्हांस होगी और जो रिलायबिलिटी है रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स पे वो भी बढ़ेगा। और देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स विच में अफेक्ट द डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग एंड एनर्जी सिक्योरिटी, ओके। तो आप इन सारे पॉइंट्स का यूज़ करके अपने आंसर को आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। सो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप द सेशन। आई होप यू हैव लाइक्ड इट and stay tuned for such interesting videos. Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.